नमस्कार, आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय से मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि रेत से सोना बनता है और रद्दी से बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन उसे बनाने की कला आनी चाहिए। और यदि मैं आपको कहूँ कि रद्दी से किसी का जीवन भी बनता है, सपने साकार होते हैं, जी हाँ, आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि रद्दी से किसी के सपने साकार कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, आज के इस साक्षात्कार में मैं आपको रवि जांगड़ा जी से मिलवा रहा हूं और वही इस मुहिम के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका जुड़ना हुआ और किस तरह से वो रद्दी से बच्चों के सपने साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। रवि जी, आपका स्वागत है आनंद मार्ग पत्रिका कार्यालय। धन्यवाद। तो बताइए कि इस मुहिम से आप कैसे जुड़े और आपकी मुहिम क्या है जिससे रद्दी से बच्चों के सपने साकार होते हैं। जी, मेरे साथी हैं राजेंद्र कुमार जी, जहाँ 84 से हमारा उनका अपना लाइसेंस रहा है। शुरू से समाज सेवा में लगे रहे हैं जी, और मैं भी उनके साथ जितना भी संभव हुआ है उनके साथ मैंने काम किया है। अब राजेंद्र जी ने इस तुम करो रद्दी दान हम बनाएंगे इंसान मुहिम को चलाया और राजेंद्र जी ने इसे मुहिम से हमें अवगत करवाया, तो बड़ा अच्छा लगा तो इस राजेंद्र जी के साथ इस मुहिम में काम करने में बड़ा आनंद भी आ रहा है। मुहिम क्या है मैं उस बारे में आपको थोड़ा बताऊं जी, कि हमारे घर में जो अखबार आता है वो 1 घंटे के बाद पढ़ने के बाद वो रद्दी हो जाता है और जब हम उसको कबाड़ी को बेचते हैं तो उसका हमें 25 रुपये महीना जी 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 लगभग मिलता है जी। राजेंद्र जी ने बताया कि राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना दूर की बात है, उनके तन पे कपड़ा भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। और राजेंद्र जी ने वहाँ जा कर के और वहाँ सर्वे किया और सर्वे करके और उन्होंने ये नहीं, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। जैसे हमने वहाँ शब्द इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले आप उस जगह का नाम बताइएगा जहाँ पर ये जो मुहिम है आपकी इसने जन्म लिया और उसके बाद ये अपने यहाँ हरियाणा में पहुँची और हरियाणा में आप लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं जी। उस जगह का नाम है उदयपुर और सिरोही, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, और राजस्थान में है वो। और वहाँ जो है कुछ आदिवासी क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट में। तो राजेंद्र जी से हमारी जब विस्तार से बात होती है तो उन्होंने बताया कि भाई वो इस विषय में एक सर्च कर रहे थे कि राजस्थान में जब शिक्षा की जब बात आई तो वहाँ साक्षरता 30% से कम है। राजेंद्र जी ने वहाँ जा कर के उसका सर्वे किया, सर्वे करके देखा तो वहाँ जिस क्षेत्र में ये पिंडवाड़ा और ये जैसे ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में तो शून्य है साक्षरता जी। और उन्होंने राजेंद्र जी बड़े लंबे समय से यहाँ हरियाणा में और सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बड़े लेवल के समाज सेवक रहे जी जी। उन्होंने इस काम के पीछे बाकी इस सिस्टम को तुच्छ समझा। राजेंद्र जी का वो रहा है कि इन्होंने आँखों के ऑपरेशन कैंप, जिन्होंने लगभग 30,000 से ऊपर आँखों के ऑपरेशन करवाए हैं। और कोई जैसे गुजरात में भूकंप आया वहाँ सहायता के लिए पहुँच गए, यहाँ उड़ीसा में सुनामी आई तो वहाँ वो पहुँच गए। लेकिन इन कामों से जब राजेंद्र जी ने देखा कि इन बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाए तो इन सब कामों से सर्वोपरि मानते हुए और उन्होंने यहाँ अपना इस कार्य क्षेत्र बनाया, मतलब शिक्षा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया वहाँ पे उस राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके में, आदिवासी इलाके में जी जी जी। तो वहाँ जब इन्होंने अपना शुरू किया तो मात्र उस समय में 34 बच्चे वहाँ थे जी, और वो 34 बच्चों का खर्चा सारा राजेंद्र जी अपनी पेंशन से वहन करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ विस्तार होता गया और इतने ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वहाँ और आ गए जी। अब राजेंद्र जी ने पुराने साथियों से, सामाजिक संस्थाओं से इस विषय में चर्चा की और हमने भी राजेंद्र जी के साथ इस मुहिम से में जुड़ने का संकल्प लिया और कंधे से कंधा मिला करके काम शुरू किया। आप मतलब इस संस्था से, यानी कि ये कहिए जो राजेंद्र जी ने मुहिम चलाई है, इससे कब जुड़े? अभी मैं इसमें इसी साल 2022 में मार्च महीने में ये मेरे संज्ञान में आया। राजेंद्र जी ने इधर आकर के समाज सेवी संस्थाओं की मीटिंग ली तो मैं मार्च में इस संस्था से जुड़ा हूँ।
मार्च से आप यानी कि मार्च 2022 से इस संस्था से जुड़े जी। आपका अनुभव क्या रहा इसमें? मेरा तो अनुभव यही रहा है कि ये मतलब रद्दी से बच्चों को पढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विचार को जन्म देता है। जी जी। क्योंकि जो चीज़ हमारे किसी भी काम में नहीं रहते उससे एक बच्चों का जन्म मतलब भविष्य सुधरता है, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ। तो ये आपने मेरे ख्याल से दादरी को अपना क्षेत्र बनाया हुआ है समाज सेवा का इस तरह से जी। तो दादरी में किस तरह से क्या कुछ अब तक आपने किया है? दादरी में हमने जब शुरुआत की तो रद्दी जब जहाँ भी हम बैठते थे इस विषय में चर्चा करते थे कि भाई हमें इस प्रकार की एक मुहिम है, तो लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। और अपने आप में लोग आज मैं किसी एक से मिला हूँ तो अगले दिन उन्होंने चर्चा दूसरे से की, तीसरे से, इस तरह से एक चेन सिस्टम बनता चला गया। और आज हम वहाँ 200 परिवारों को जोड़ चुके हैं। और इसके अलावा भी लोग इस मामले में खाली रद्दी अखबार ही नहीं है, बच्चों की किताब कापियाँ हैं। और यहाँ तक दुकानदार भाई, जैसे मैं खुद स्वयं एक दुकानदार हूँ, तो दुकानदार भाई जिनके पास अखबार नहीं आता है तो उनकी पैकिंग का जो कार्टून होता है उसको बेच करके भी वो रद्दी मान करके और इस शिक्षा संस्कारशाला को देते हैं। जी देखिए, एक मतलब आमतौर पे जो व्यक्ति किसी संस्था के बारे में या व्यक्ति के बारे में नहीं जानता, उसके मन में एक सवाल होता है कि जो भी मैं मदद कर रहा हूँ इसका सही उपयोग होगा या नहीं होगा। तो बात आती है इसका रिकॉर्ड रखने की, तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे रखते हैं? पहला तो आनंद जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब इस मुहिम के बारे में और इसके जो सिस्टम है ना उसको जब हम लेके चलते हैं तो आज तक तो मेरे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने इस मामले में कोई संशय किया हो। नहीं, संशय करते नहीं, लेकिन मतलब हुआ क्या है कि साधु के भेष में स्वादु इसी देश में मिले हैं जी। तो लोगों का शक करना भी जाहिर है, मतलब उनका वाजिब है। तो उस बात से बचने के लिए आपने कौन सा रास्ता निकाला हुआ है कि भाई लोगों के सामने सही स्थिति आए और सही स्थिति रहे? उसके लिए 2-3 बातें हैं। मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं क्योंकि ऐसा तो कोई मैटर है नहीं कि जिसमें हम कोई, क्योंकि हम कैश रूप में लेने के लिए कोई ज़्यादा उसको वो नहीं रखते हैं कि हमें कैश चाहिए, हम तो अवॉइड करते हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि रद्दी से दान करो। जी। और जब रद्दी दान की जाती है तो जैसे अखबार का सिस्टम है तो हमने अपना एक जगह पे कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। उस कलेक्शन सेंटर में जब 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल रद्दी हो जाती है तो उसको हम सेल करते हैं और सेल करके जो पैसा जाता है वो शिक्षा संस्कारशाला के उसमें जाता है। तो उसमें एक तो कोई अकाउंट है? हाँ, उसका वही बता रहा हूँ आपको। एक पारदर्शिता ये है कि उसका अकाउंट नंबर है और उस अकाउंट नंबर में हम पैसा भेज देते हैं। जैसे मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और मैंने कलेक्शन करके जो अमाउंट आया तो वो मैंने भेज दिया, उसकी रसीद मेरे पास आ जाएगी। जी। उसके बाद सपोज करो कि आप अखबार नहीं ले रहे हैं और आप कुछ नगद रूप में मदद करना चाहते हैं, तो उसका एक सिस्टम ये है कि हम आपको उस शिक्षा संस्कारशाला का अकाउंट नंबर देंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पैसा भेजिए। तो भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? दादरी में इसको कैसे विस्तार देना चाहेंगे? क्योंकि आप दादरी से हैं, दादरी का क्षेत्र आपने चुना हुआ है इस काम के लिए, तो भविष्य में किस तरह से क्या करने का विचार है? आनंद जी एक चीज़ बताऊंगा आपको। मैंने तो आज हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी यही एक सुझाव रखा था कि एक सहज सिस्टम है, इसमें कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कि प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। मैं तो एक बात मान के चल रहा हूँ कि आप इसको सहज एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना लीजिए, लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो हमारे एक साथी हैं जो इस मुहिम से की 1-2 बार मीटिंग हुई है, तो जो वो उस एक मीटिंग उन्होंने अटेंड की है। दूसरा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैं आपको एक बता दूं कि जिला जांगीड़ समाज का मैं जिला प्रधान हूं जी। तो सामाजिक कार्यों में मेरी अपनी रुचि भी रहती है और समाज ने मुझे दायित्व भी दिया है और उसको निभाने के लिए मैंने 1000 आदमियों के 4 ग्रुप बनाए हैं। बाकी और भी ग्रुप हैं 5-7 जिनमें 500-700 ग्रुपों से मैं आदमियों से जुड़ा हुआ हूँ ग्रुपों के माध्यम से। तो जब ये शिक्षा संस्कारशाला की कोई बात आती है तो मैं उसमें उसको ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो ये भी मेरा एक इसका प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है और बड़ा महसूस होता है, गर्व होता है इस बात को बताने में आपको कि मेरे एक साथी की बेटी ने अभी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया और उनका गांव सांवड़ से हैं और उनका गांव में एक प्रोग्राम था जागरण का और मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूं तो विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर की होती है, तो 16 को वो जो है
जागरण करते हैं और 17 को सुबह हवन और भंडारा लगाते हैं। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जी आपको आना है। मैंने उनको बताया कि फिर मैं तो 17 को सुबह आ जाऊँगा। नहीं आपको आना है। तो जो बेटी के ज्वाइन करने पर उन्होंने जो पहली सैलरी थी वो मंदिर में थी, और मंदिर में जो सैलरी दी है उसमें से 5100 रुपये वो इस शिक्षा संस्कारशाला से इतने प्रभावित थे और इसको एक अच्छा काम मान रहे थे कि मंदिर से पहले उन्होंने 5100 रुपये शिक्षा संस्कारशाला को बेटी की पहली सैलरी में से शिक्षा संस्कारशाला को दिया। तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि लोगों ने अब यहाँ तक भी इसको अपना लिया है कि कोई शुभ कार्य हो तो उसका दान मंदिर से पहले शिक्षा संस्कारशाला को जाए। तो इसमें थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा मतलब दूर जाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है हम वहाँ की देख रहे हैं, अच्छी बात है जी। और अपने आसपास आपने देखा होगा जो सरकारी विद्यालय हैं जी, उनमें एक एसएमसी होती है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जी। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जी क्या ऐसी किसी मीटिंग से भी जुड़े हुए हैं, क्या किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं इस प्रकार की किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या आपको इस चीज़ की जानकारी है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो शिक्षण व्यवस्था पे नजर रखती है? जी उसकी जानकारी है। हाँ, तो उसके बाद दादरी शहर से बिलोंग करता हूँ, तो दादरी शहर एक बड़ा क्षेत्र है, तो उसके बारे में बाकी गांव के बारे में मुझे पता है। नहीं, आप सामाजिक, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, इतनी दूर जाकर के एक शिक्षा व्यवस्था से आप जुड़े जी, आपके बिल्कुल पास में गांव में शहर में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें भी मेंबर बनाए जाते हैं बाकायदा, उनका प्रधान जो है वो आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं में से चुना जाता है। तो क्या आपने कभी इसमें रुचि नहीं ली? बस कोई विशेष यूँ नहीं रहा कि हम उधर जा करके, क्योंकि वो गांव के क्षेत्र से था और दादरी शहर में तो जो है अपना इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं रहा है कि हम इस लेवल तक जा करके और इस प्रकार की संस्थाओं। तो देखिए मेरा सवाल थोड़ा तीखा हो सकता है जी, बोलिए। यदि सबसे पहले फोड़ा आपकी नाक पे निकला है जी, तो उसका इलाज करेंगे या पड़ोसी के कान का दर्द ठीक करने जाएंगे? नहीं, वो सही है, लेकिन उसके लिए तो यही है ना कि भी जब हमारे से उस क्षेत्र में हमारी कोई पहुंच नहीं बन पाई है, हम उस लेवल तक नहीं जा पाए हैं। नहीं, देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो आपके लिए है, आप उसमें रुचि लीजिए, स्कूलों की व्यवस्था यहाँ सुधारिए, वहाँ जुड़े, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले यदि हम अपने परिवेश को नहीं सुधारेंगे तो दूर का धुआं हमारी आंखों में आएगा ही आएगा जी। परिवेश का धुआं जो है उसको दूर करना बहुत जरूरी है जी। लोगों की आंखें बंद हैं धुएं से, लोग आंसू बहा रहे हैं यहाँ बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को देख करके। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल, आपके विद्यालय का मुखिया क्या कर रहा है। तो यदि आप इस सिस्टम से यहाँ भ्रष्टाचार दूर नहीं करेंगे तो वहाँ जो हम बाग लगा रहे हैं बड़े बड़े, खुशबू फैला रहे हैं जंगल में, तो वो क्या काम आए। इसके लिए सवाल थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन विचारणीय जरूर है। आनंद जी, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं दादरी शहर में जाके बसा हूं और गांव की हर एक्टिविटीज़ पे मेरा इधर इस पे ध्यान रहता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि मेरा गांव जो बागेश्वरी है उसमें जो व्यवस्था है उसमें मैं आपको बता दूं कि बागेश्वरी के जो राजकीय विद्यालय है उसमें मेरे आसपास के 10 किलोमीटर के आदमी स्टूडेंट आते हैं। गांव बागेश्वरी में सरकारी स्कूल में 10 किलोमीटर के एरिए के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इस मामले में कभी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी रही होगी। मेरा गांव का स्कूल में जो स्टाफ है बड़ा यंग है, ईमानदार है और जो टीचर्स ट्यूशन जो करते हैं उसके की बजाय मेरे गांव के जो टीचर हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, जो कोई एक पैसा कोई वो नहीं था। और मेरा गांव का जो रिजल्ट है वो बहुत ही आसपास के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि मेरे गांव के माध्यम से मैं इसको भ्रष्टाचार और क्योंकि मेरा अपना सिस्टम नहीं, मैं देखिए आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि आप फोटोग्राफर रहे हैं जी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी आपने की जी। एक ज़माना था जब ब्लैक एंड वाइट फोटो को रंगीन किया करते थे जी, और वो तस्वीर जब किसी सगाई करने वाले के सामने जाती थी वो देख के खुश हो जाता था जी। तो उसी तरह से आप गाँव में नहीं रहते जी, मतलब गाँव में नहीं रहते, गाँव की तस्वीर शहर में आपके सामने पेश की जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें कोई दाग नहीं है? जो सिस्टम है, मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की जी, और इस सिस्टम को जोड़ने के लिए की, यानी कि एक प्रबंधन समिति हर जगह होनी चाहिए। तो गांव के जो आपने बताया कि ये शिक्षण व्यवस्था है उसमें कोई दाग आपको नज़र नहीं आया। और यदि मैं आपके सामने प्रूफ रखूं
कि हमारे जो सरकारी विद्यालयों के क्लर्क हैं, उनकी लिखाई जो आती है ड्राफ्टिंग में, ना तो उनको मात्राओं का ज्ञान, ना वो विशेष सही ढंग से लिख सकते। इसी तरह से प्राचार्य से बात करो तो उसको आरटीआई एक्ट का ज्ञान नहीं, उल्टे सीधे जवाब देता है, पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर आपके सामने क्यों आएगी? ये तो तब आएगी जब आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होंगे और वहाँ जा कर के देखेंगे कि आपके गांव के स्कूल में क्या हो रहा है। आपके गांव का मतलब मेरा ये है कि किसी भी स्कूल में जा कर के आप देखेंगे तो है उससे आप जैसे कि वहाँ इतनी दूर की संस्था से जुड़े, अच्छी बात है, उन बच्चों को यहाँ लेके आइए, उनका अनुभव होगा, यानी कि व्यक्ति करके भी सीखता है और देख के भी सीखता है। तो जो रद्दी से आपने ये मुहिम चलाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों का भ्रमण भी करवाइए, कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होना चाहिए। हालांकि ये सवाल मुझे राजेंद्र जी से करना था, लेकिन आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मतलब दादरी में इस काम को बहुत अच्छे से किया हुआ है जी। और मेरा सवाल ये तीखा ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये विचारणीय है। ऐसा है, अब उन बच्चों का भ्रमण करवाना जी, राजेंद्र जी ने भ्रमण उनका करवाया भी है जी। और शायद जहाँ तक मुझे संभावना नॉलेज है तो एक भ्रमण की और तैयारी है जी जी। और समय समय पर इस प्रकार का आयोजन होते रहते हैं, होता रहेगा। और लंबा चौड़ा समय अभी नहीं बीता है, अभी इस संस्था को थोड़ा ही समय हुआ है। वहाँ की व्यवस्था को बनाना, बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना, बहुत से कार्य हैं। और जो उस लेवल के ऊपर से जाने से पहले ही ये धीरे धीरे ये सिस्टम चला रखा है। और जब हम इस लेवल तक पर चले जाएंगे तो इस बात के ऊपर भी अगर ध्यान दिया जाएगा। अब दूसरा आपने एक सवाल किया था कि भी गांव की मैनेजमेंट कमेटी का, तो जो मैंने मेरे गांव की बात करी है, मैं किसी दूसरे गांव की मैनेजमेंट कमेटी में तो मैं जा नहीं सकता। और रही बात ये कि मैनेजमेंट कमेटी बनाने वाली भी जो गांव ग्राम पंचायत या ग्रामवासी ही होते हैं, तो उधर से मेरा कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहा है। फिर भी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो ये सुनी हुई बात है या दूर के ढोल सुहावने है, ये एक ही बात इस बात को सत्य करती है कि मेरे गांव की व्यवस्था शिक्षा के प्रति क्या रही है। तो मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके लिए ना तो कोई प्राइवेट स्कूलों में तो आपने बसें लगा रखी हैं, आपने सारी सुविधाएँ भी दे रखी हैं, लेकिन ना तो हमने गाँव में किसी ने कोई प्राइवेट व्हीकल लगा रखे है, ना कोई सुविधा दे रखी है। सुविधा दे रखी है तो वो एजुकेशन की है, एजुकेशन की सुविधा तो 10 किलोमीटर के दूर से बच्चे आते हैं। जी जी। तो देखिए ये भी एक विडंबना की बात है कि गांव की जो मैनेजमेंट कमेटी है जी, उसमें तो आप जा सकते हैं, उसके अलावा अपने परिवेश में कहीं आपका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यही कहा आपकी चर्चा से निष्कर्ष जो है वो ये निकल के आता है। नहीं, और मेरा ये नहीं रहा है कि मैं जा नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन मैं तो बस अब यही कह सकता हूँ कि भाई मेरा इधर कोई कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। नहीं, मैं आपकी ही बात को इस बात से जोड़ना चाह रहा था कि जो बाहर जैसे भादावेरी है जी, वहाँ तो आप देख सकते हैं, वहाँ के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बात फिर वही आती है कि हम अपने परिवेश के लिए क्या कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस तरह का योगदान भी आपका कुछ होना चाहिए। बाकी देखिए जो आप जिस मिशन में लगे हुए हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, एक अच्छी बात है। तो इसके लिए हम आपको मतलब बधाई देते हैं जो आपने किया है जी। बहुत और धन्यवाद आपका। जनता भी ये चाहेगी, जो हमारी आज की इस चर्चा को देख रहे हैं वो भी इस मुहिम से जुड़े। हम भी चाहेंगे कि एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने परिवेश में जो हो रहा है उसको भी हम देखें, उसको भी जोड़ें। क्या आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ मतलब मेरा तो संदर्भ का यही है कि आनंद जी, ऐसा है कि आदमी के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, और जो कार्य क्षेत्र मैंने अपने हैं उनमें मैं अपनी भागीदारी रखता हूँ। और मुझे ज़रूरत पड़ती है कि उसमें मुझे मेरी भागीदारी नहीं है तो मुझे करनी चाहिए, तो मैं करता हूँ जी। तो आप आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय में आए, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी फिर अवसर मिला तो आपसे फिर कभी इस संदर्भ में चर्चा करेंगे जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे रवि जांगला जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से रद्दी से एक इंसान की ज़िंदगी बनाई जा सकती है। और ये जुड़े हुए हैं राजस्थान में जो भादावेरी की संस्था है, सुब्बाराव शिक्षा संस्कार शाला। जी हाँ, सुब्बाराव शिक्षा संस्कार शाला से जुड़े हुए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू इनके साथ हमारा पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप भी किसी इस तरह की संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार।